स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बृहस्पतिवार 12 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मासूमों पर फिर से चमकी बुखार का कहर टूट पड़ा है, जिसमें 30 बच्चे शिकार हो गए हैं। आपको बता दूं कि गर्मियों के तेज होते ही उत्तर बिहार में चमकी बुखार यानी कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि एईएस ने फिर से दस्तक दे दी है। जब मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के 2 और फिर बच्चों में एईएस की पुष्टि के साथ जिले में इस वर्ष संक्रमित मरीजों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। इनमें से 24 बच्चे सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले के हैं, जबकि बाकी 6 अन्य जिलों के हैं, जिनमें सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज जिला शामिल है। दोस्तों कोसी नदी पर एक और डैम बनाया जाएगा। जी आपको बता दूं कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कोसी नदी पर हाई डैम निर्माण को लेकर के वे लगातार और अथक प्रयास कर रहे हैं। नेपाल सरकार से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार की पहल पर भारत सरकार को इसे गंभीरता से अमल में लाने की जरूरत है। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWEC ने सूचित किया है कि परियोजना का सर्वेक्षण, अन्वेषण और फिर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR का कार्य मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये जानकारी उन्हें जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कैबिनेट मंत्री CR पाटिल और फिर राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी द्वारा औपचारिक पत्र के माध्यम से दी गई है। दरअसल बात यह है कि लोकसभा में शून्यकाल में सांसद पप्पू यादव ने उत्तर बिहार में बाढ़ और फिर कटाव की भीषण समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया था और कोसी नदी पर हाई डैम निर्माण की आवश्यकताओं पर बल दिया था। उन्होंने ये तर्क दिया था कि हर साल कोसी की बाढ़ और फिर कटाव लाखों लोगों की जीवन, फसल और जमीन को प्रभावित करती है, जिसे अस्थायी समाधान के बिना रोका नहीं जा सकता। दोस्तों प्रशांत किशोर लगातार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के तहत अलग अलग जिला का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान भोजपुर पहुंचे, यहां पर मीडिया के सामने में अपनी पार्टी के उद्देश्य और आने वाले चुनाव को लेकर के अपनी पार्टी की तैयारी की चर्चा की है। उन्होंने 20 दिनों से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। 50 साल पहले जेपी ने जो आंदोलन शुरू किया उससे कई जगह व्यवस्था बदला, लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं बदला। बिहार की स्थिति अभी भी वही है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि 50,000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चला 1 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, तब जाकर के जन सुराज दल बना, जिसका उद्देश्य लोगों को ये बताना था कि वे भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आज बिहार में जन सुराज से बड़ा कोई संगठन दल नहीं है। आज हर प्रखंड, हर जगह जन सुराज के लोग मौजूद हैं। अगले 120 दिनों में 243 विधानसभा में जाएंगे। प्रत्येक दिन किसी न किसी विधानसभा में हम जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अगले 2-3 महीना में बिहार के गांव-गांव जाएं, बिहार बदलने को लेकर के लोगों के बीच चर्चा करें। भोजपुर शाहबाद में हमारी यात्रा 20 दिन के बाद शुरू होगी। वहीं पर अपने जन्मदिन पर लालू प्रसाद यादव के द्वारा तलवार से केक काटने पर उन्होंने कहा कि लालू यादव पहले कहते थे कि हम गरीब हैं, हमको नहीं पता है कि मेरा जन्मदिन कब है। तलवार से कटे या फिर चाकू से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से भी लालू यादव को जन्मदिन की बधाई। वहीं पर लालू की जन्मदिन पर बधाई देते हुए लालू और उनके पुत्र तेज प्रताप का वीडियो वायरल होने पर कहा कि लालू यादव किसी को हटाया नहीं है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव, कोई यादव अपने पार्टी से किसी यादव को नेता बना करके खड़ा कर दें, जनसुराज भी साथ देगा। परिवार से हट करके लालू यादव नहीं सोचते हैं। ये समझने की बात है, जब बिहार में जंगल राज था, उनके साले लोग इतना कांड कर रहे थे तो उन्हें कुछ भी नहीं बोला। ये तो उनके बच्चे हैं। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ लालू यादव जी के साथ नहीं है। दोस्तों अब बिहार के जेलों में कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी आपको बता दूं कि बिहार के जेलों में बंद कैदियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत राज्य के 3 प्रमुख जेलों पटना के बेऊर स्थित आदर्श केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा और फिर बक्सर केंद्रीय कारा शामिल है। जहाँ इन 3 प्रमुख केंद्रीय काराओं के 116 बंदियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद चौधरी ने की है। जब पटना के बेऊर केंद्रीय कारा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये पहल बंदियों के पुनर्वास में सहायक होगी, यह अपराध की पुनरावृत्ति को भी कम करेगी। जब कारा में पहले से बंद जो कैदी कंप्यूटर में दक्ष है, उनका उपयोग प्रशिक्षण देने में किया जाए। इस मौके पर कारा महानिरीक्षक प्रणव कुमार ने कहा कि विभाग के लिए बंदियों का
कौशल विकास और फिर प्रशिक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये कार्यक्रम कैदियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, पूर्णिया में आधार कार्ड अपडेट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूर्णिया में शातिर गिरोह के सदस्य फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों के बायोमेट्रिक डेटा की चोरी करते थे। जहां शातिर अपराधियों ने खाते से अवैध निकासी करके लाखों की संपत्ति बनाई है। जब पुलिस ने आधार अपडेट करने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। ये लोग आधार अपडेट और फिर मोबाइल नंबर लिंक करने के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे और बायोमेट्रिक डेटा की चोरी करके खाते से अवैध निकासी करते थे। इसके साथ ही एक फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल करते थे। जब पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सूरज कुमार उर्फ सूरज राम को धर दबोचा है। गिरोह के मास्टरमाइंड सूरज कुमार के एक साथी पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गया। वहीं पर गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार मास्टरमाइंड की पहचान सूरज कुमार उर्फ सूरज राम के रूप में हुई है, जो कि नगर थाना के झुन्नी कला गांव का रहने वाला है। जब पुलिस ने शातिर को बनमखी जानकी नगर से गिरफ्तार किया है। दोस्तों, बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। जहां आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के चीफ और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अकेले बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जहां एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुजरात के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव होने तय हैं। जहाँ 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जहाँ 1 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीता हुआ था। जब तो फिर तय हुआ था कि जहां पर उनका उम्मीदवार जीता हुआ था वहां पर वे चुनाव लड़ेंगे। जहां हमारा जीता था वहां हम चुनाव लड़ेंगे। जब 4 सीटों के उपचुनाव हो गए, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हमने वहां चुनाव नहीं लड़ा। मगर जब 5वीं सीट का उपचुनाव आया तो हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, तो कांग्रेस ने भी वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि गठबंधन का धर्म तो ये नहीं था। जब बाकी जो बड़े नेताओं का फैसला होगा पीएसी में, वह हम मानेंगे। जब बिहार के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे 243 विधानसभा सीटों पर। जब पूर्व मंत्री ने आगे कहा है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमारे बिहार के लोगों का रोजगार खत्म किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पर भी उनके छोटे छोटे घर थे उनको बुलडोजर से गिराया जा रहा है, कहा जा सकता है कि बिहार के लोगों को बिहार वापस भगाया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को बिहार वापस भगा सकती है तो फिर बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भगा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास के लिए बेहतरीन कदम साबित हो रही है। इस योजना से बिहार का हर गांव रोशन हो रहा है। जब बिहार सरकार के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य न केवल गांव को रोशन करना है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और फिर आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक स्वच्छ, सुरक्षित और फिर आत्मनिर्भर ग्रामीण परिवेश का निर्माण भी करना है। अब तक इस योजना के तहत राज्य भर में 6 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइटों को लगाया जा चुका है। यह आंकड़ा न केवल योजना की सफलता को दर्शाता है बल्कि ग्रामीण विकास की नई परिभाषा भी गढ़ता है। इस योजना की विशेषताओं में बरेड़ा के माध्यम से विभाग द्वारा विकसित केंद्रित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ये प्रणाली खराब लाइटों की तत्काल पहचान और फिर रखरखाव की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना की निगरानी न केवल अधिक प्रभावशाली हुई है बल्कि कार्य दक्षता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से संबंधित एजेंसी को लाइट खराब होने की सूचना तत्काल मिलती है और फिर उसे 72 घंटे के भीतर मरम्मत का कार्य पूरा करना अनिवार्य होता है। अगर एजेंसी तय समय सीमा के भीतर खराब लाइट को दुरुस्त नहीं करती है तो फिर उस पर प्रति लाइट 10 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का मंदिर बनने जा रहा है। जैसे 6 फुट की प्रतिमा होगी और मंदिर में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की पूजा अर्चना की जाएगी। जहाँ आपको बता दें कि नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के सरतकिया गांव में लालू यादव के 78वें जन्मदिन पर एक अनूठी पहल सामने आई है। जब पूर्व सैनिक नरेश यादव ने लालू यादव के मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। मंदिर का शिलान्यास पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर सरतकिया गांव के
सभी निवासी मौजूद रहे। मंदिर में लालू यादव की 6 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं पर सरतकिया गांव में एक परंपरा रही है कि हर साल लालू यादव के जन्मदिन पर मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजा की जाती थी, साथ ही साथ केक काट करके जन्मदिन समारोह मनाया जाता था। अब मंदिर बन जाने के बाद यहाँ नित्य पूजा अर्चना होगी। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के राज्यों में कई बड़े नेताओं का मंदिर बनाया गया है, जहां पर उनकी पूजा की जाती है। अब बिहार में नेताओं के नाम पर मंदिर बनाने का प्रचलन शुरू हो गया है। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को 15 जून तक खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार में हस्तांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कार्य 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। आवंटित किए जाने वाले विद्यालयों में हस्तांतरित शिक्षकों को 23 से 30 जून तक योगदान करना अनिवार्य है। इसके लिए वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय से खुद विरमित समझे जाएंगे। जैसे शिक्षा विभाग के मुताबिक हस्तांतरित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से चल रही है। ये कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जा रही है। जब विद्यालय आवंटन में बरती जा रही पारदर्शिता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विद्यालय आवंटन के लिए श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लगाइन में उपलब्ध है, लेकिन उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिख रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार ने वंशावली को लेकर के नया अपडेट जारी किया है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार की नीतीश सरकार ने वंशावली यानी कि फैमिली ट्री को लेकर के एक नए नियम जारी किए हैं। ये नियम पंचायती राज विभाग ने बनाए हैं। अब नोटरी पब्लिक से सत्यापित घोषणा पत्र भी मान्य होगा। जब पहले पंचायत सचिव वंशावली बनाने में देरी करते थे, जब विभाग के सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कई पंचायत सचिव आवेदन मिलने के बावजूद भी वंशावली बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं। जब वे कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर SDO की ओर से जारी शपथ पत्र की मांग करते हैं, जिससे अनावश्यक देरी होती है। अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वंशावली संबंधित जानकारी लिखित रूप में नोटरी पब्लिक या फिर ओध कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करता है तो फिर उसे वैध माना जाएगा। वहीं पर नियमों का पालन अनिवार्य है। लड़ेगा, हारेगा, सीखेगा, फिर लड़ेगा, फिर हारेगा, फिर सीखेगा। यह कुछ इसी अंदाज में तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री के बिहार चुनाव में एंट्री को लेकर के अपनी बात कही है। दरअसल ये बातें उन्होंने चिराग पासवान को कही है। उन्होंने इस दौरान चिराग पासवान का स्वागत किया है और कहा कि वे आना चाहते हैं तो आएँ, जितनी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ें, कौन रोक रहा है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान एनडीए पर चुटकी लेते हुए कहा कि वहाँ क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये एक होने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन कोई एक नहीं है। भाजपा को बताना चाहिए कि अगर चिराग पासवान आएंगे तो फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे। जब उनसे पूछा गया है कि चिराग पासवान ने कहा कि 243 सीटों का चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सामने हैं। उन्होंने कहा कि आने दीजिए, लड़ने दीजिए, जितनी सीटों पर लड़ना है लड़े, क्या फर्क पड़ेगा। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने भोजपुर में घोषणा की थी कि उनकी पार्टी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के पटना में लोजपा रामविलास की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के सभी नेताओं को अनिवार्य रूप से आने के लिए कहा गया। दोस्तों, ये खबर हैरान कर देने वाली है। दरअसल बात यह है कि अब एक सरकारी शिक्षक डॉक्टर बन गया है, जहां सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही है। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचगछिया में कार्यरत सरकारी शिक्षक परवेज आलम ने खुद को डॉक्टर बताते हुए मरीजों का इलाज करते हुए कई तस्वीरें और वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। अलग अलग पोज में दवाएं लिखते और इंजेक्शन लगाते परवेज की ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई है। यह तस्वीरों में वे अपने कथित नर्सिंग होम या फिर मेडिकल शॉप में मरीजों को दवाएं देते हैं और फिर परामर्श करते हुए दिख रहा है, जबकि उसके पास किसी प्रकार की चिकित्सीय डिग्री या फिर पंजीकरण नहीं है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अंजारे हाशमी ने इस पूरे मामले को सार्वजनिक करके शिक्षक परवेज आलम पर पद के दुरुपयोग और अवैध चिकित्सीय गतिविधियों का आरोप लगाया है। हाशमी ने कहा कि बिना योग्यता और फिर पंजीकरण के इलाज करना गंभीर अपराध है और इससे कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने के से लेकर के जमीन की रसीद का कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि वे यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। जनता इस बात से संतुष्ट है कि उसे 5 किलो अनाज, सिलेंडर और बिजली मिल रही है, लेकिन जनता
ये नहीं सोचती है कि उसके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि उन्हें और फिर बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देख करके वोट ना करें। चुनाव में वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के चेहरे को देख करके कीजिएगा। अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के बाद बिहार के विकास यात्रा ने नई गति पकड़ी है। डबल इंजन की सरकार के तहत राज्य में कौशल विकास, कृषि अनुसंधान, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन और फिर भंडारण जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है। वहीं पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बिहार में 1 लाख युवाओं के लक्ष्य के मुकाबले 6,33,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। इससे राज्य में यानी कि बिहार में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। वहीं पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत पूसा को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा और फिर मोतिहारी में एकीकृत खेती प्रणाली केंद्र की स्थापना से किसानों को अत्याधुनिक तकनीक का लाभ मिल रहा है। दोस्तों, अभी जो खबर बताने जा रहे हैं, इस खबर को सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बात यह है कि एक युवक 800 किलोमीटर दूर से बिहार बीवी खरीदने के लिए आया। दरअसल बात यह है कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि बिहार के सासाराम से एक भगोड़ी दुल्हन की खबर सामने आ गई है। जहां मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलासर का रहने वाला मोनूराज शिवहरे दलाल के जरिए 2.5 लाख रुपए देकर के रोहतास जिले के तिलोथू की काजल कुमारी से शादी रचाने पहुंचा। जहां सासाराम के धर्मशाला मोड़ पर स्थित एक धर्मशाला में फर्जी पंडित ने मोनूराज के धर्मशाला के कमरे में ही शादी करवा दी। शादी के बाद टॉयलेट जाने के बहाने नई नवेली दुल्हन फरार हो गई। बाद में कथित रूप से पता चला है कि लड़की के फर्जी चाचा, फर्जी बहन, फर्जी मामा भी 2.5 लाख रुपए लेकर के फरार हो गए। इसके बाद रोता गाता हुआ दूल्हा सासाराम के नगर थाना फरियाद लेकर के पहुंचा। इस पूरे प्रकरण में सासाराम की तकिया मोहल्ले में किराए के मकान में रह रही पिंकी देवी की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब उसने ही धर्मशाला के एक कमरे में शादी कराने के लिए 2.5 लाख रुपए कैश दिए थे। यह आरोप है कि फर्जी शादी करा करके दुल्हन सहित सभी फर्जी बहन, फर्जी चाचा, फर्जी मामी फरार हो गए। जब फिलहाल पुलिस ने इस नकली चाची को पूछताछ के लिए अपने पास बिठाया है। राजो देवी नामक एक महिला जो कि करगहर की रहने वाली है, जो दुल्हन की चाची बनी थी, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। दरअसल बात यह है कि पीड़ित दूल्हा और उसके भाई ने बताया है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास वे लोग रहते हैं, वहाँ लड़कियों की कमी है, जहाँ कई लड़के कुंवारे ही जीवन बिता रहे हैं। ऐसे में दलाल के माध्यम से संपर्क हुआ कि बिहार में 2.5 लाख रुपए में शादी के लिए लड़की मिल रही है। चूंकि इस पूरे प्रकरण में पिंकी देवी नामक महिला के मास्टरमाइंड है। दुल्हा पक्ष ने पैसे के लेन देन का वीडियो भी बना लिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं पर बताया जाता है कि लड़की अपने साथ आभूषण और फिर कई उपहार भी लेकर के भाग गई है। दरअसल बात यह है कि रोहतास जिले के पर्वतीय इलाके की गरीब लड़कियों को पहले भी दलाल टारगेट करते हैं। उन्हें हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे इलाके में पैसे लेकर के बेचने का धंधा चलता रहा है। इस बार मामला उल्टा पड़ा है। कौन जनता की पहली पसंद है? विधानसभा चुनाव से पहले एक सर्वे रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को जानकर के आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दरअसल बात यह है कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर के अभी सही कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं। अभी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के दोनों गठबंधनों में अंदरूनी खींचतान चल रही है। लेकिन इस बीच एक सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और फिर महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। यह रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। ताजा सर्वे में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को जीत मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं पर इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का खाता खुल सकता है। हालांकि वे कुछ खास चमत्कार नहीं कर पाएंगे। यह जानकारी के मुताबिक बीते 15 मार्च से 5 जून के बीच पोल ट्रैकर द्वारा किए गए सर्वे के परिणाम जारी किए गए हैं। एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। दावा किया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की 243 सीटों में से महागठबंधन को 126 सीटें मिल सकती है। वहीं पर सत्ताधारी एनडीए को कुछ सीटों को नुकसान हो सकता है। एनडीए को 112 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं पर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को महज 1 सीट मिलने की बात सर्वे रिपोर्ट
रिपोर्ट में कही गई है। जब प्रशांत किशोर चुनाव से पहले यात्रा पर हैं और फिर जनता के बीच जाकर के इस भीषण गर्मी में खूब पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था। जब पोल ट्रैकर की सर्वे रिपोर्ट में उनकी पार्टी को महज 1 सीट मिलने का दावा किया गया। दोस्तों, बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जब बिहार के कटिहार में रेलवे अधिकारियों ने खुद को कमरे में कैद कर लिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में अपराध का बढ़ता ग्राफ अब इस कदर हावी हो गया है कि केंद्र सरकार के अधिकारी भी दहशत में हैं। इसकी एक चौंकाने वाली तस्वीर बिहार के कटिहार से सामने आई है, जहां पर रेलवे के अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए सिविलियन आबादी के आवागमन को बाधित करते हुए रास्तों पर दीवारें खड़ी कर दी। जहाँ कटिहार रेलवे का एक महत्वपूर्ण हब है और हाल के दिनों में यहाँ की सबसे पॉश रेलवे कॉलोनी साहबपारा में कुछ आपराधिक वारदातें हुई थी, जहाँ इन घटनाओं ने रेलवे अधिकारियों में डर पैदा कर दिया है। जहाँ इसी को देखते हुए कटिहार रेलवे की DRM ने एक फरमान जारी करके वर्षों से उपयोग में आ रहे उन 3 महत्वपूर्ण सड़कों को दीवारें बना करके बंद कर दिया, जो साहबपारा से होकर के बैंक, स्कूल, अस्पताल, स्टेशन और फिर बाजार तक छोटी दूरी तय करने में सिविल प्रशासन की बड़ी आबादी को सुविधा प्रदान करती थी। इन रास्तों के बंद होने से सिविल प्रशासन के लोगों को अब इन स्थानों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार का मौसम अलग तरीके का है। जब पटना समेत दक्षिण के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और फिर उमस भरे दिन चल रहे हैं, जिससे लोगों का बुरा हाल है। जब मौसम केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत अधिकांश हिस्सों में गर्मी और फिर उमस भरे दिन रहने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि उत्तरी हिस्सों, पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश, बिजली और फिर वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहाँ वहीं पर कल पटना समेत अधिकांश हिस्सों में मौसम में आए बदलाव के कारण कुछ जगहों पर तेज हवा चलने के साथ बारिश और फिर वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। छोड़िए आज, जहाँ आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 14 जून के आसपास पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों से मानसून की आगे बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और फिर उत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और फिर मध्य ओडिशा तक एक द्रोणिका रेखा बनी हुई है। आपको बता दें कि पटना समेत अधिकांश इलाकों में मौसम गर्म और फिर उमस भरा रहा है, जहाँ तीखी धूप के कारण लोग गर्मी से परेशान रहे। पटना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि डेहरी 42 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा। जब पटना, गया, छपरा, गोपालगंज, भोजपुर, औरंगाबाद जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। दोस्तों, भले ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया था, लेकिन तेज प्रताप पिता के खास दिन पर उन्हें नहीं भूले। तेज प्रताप ने वीडियो कॉल पर पिता लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के बीच जो भी बातचीत हुई, उसे देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि लालू यादव बेटे से नाराज हैं। आपको बता दें कि RJD प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कल अपना 78वां जन्मदिन मनाया। जब उनके जन्मदिन पर राहुल गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई बड़ी हस्तियों ने बधाई दी। RJD कार्यकर्ता भी पूरे राज्य में लालू यादव के जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। जब लालू यादव ने आधी रात को केक काट करके अपने जन्मदिन की शुरुआत की, लेकिन खास बात यह है कि बेटे तेज प्रताप यादव ने भी लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। भले ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और फिर परिवार से निकाल दिया था, लेकिन तेज प्रताप पिता के खास दिन पर उन्हें नहीं भूले। तेज प्रताप ने वीडियो कॉल पर पिता लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। जब वीडियो कॉल के दौरान तेज प्रताप यादव को देखते ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हाँ बाबू, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि पापा हैप्पी बर्थडे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप के बीच जो भी बातचीत हुई, उसे देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि लालू यादव बेटे से नाराज हैं। पिता पुत्र के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो कॉल पर तेज प्रताप यादव को देखते ही लालू यादव ने कहा कि हाँ बाबू, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि हैप्पी बर्थडे पापा। जब वीडियो कॉल के दौरान तेज प्रताप यादव ने लालू यादव से कहा कि वे बरसाना में हैं, इसके बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव से कहा कि वे बरसाना में बाबा के यहाँ चले जाएं। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि हाँ, रमेश बाबा के यहाँ वही बर्थडे का केक काटेगा। जब वहीं पर तेज प्रताप यादव की बात सुनकर के लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि हाँ ठीक है। इस दौरान लालू यादव और तेज प्रताप यादव के बीच हुई बातचीत में दोनों के बीच प्यार साफ झलक रहा था।
दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एक पुराना मुद्दा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को परेशान करने लगा है, जहां 5 जून को कई छात्र संगठनों के एक संयुक्त संगठन बिहार छात्र संघ ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण की मांग को लेकर के पटना में विरोध प्रदर्शन किया। नीति आयोग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 3.2% से अधिक है। राज्य में बहुत से युवा सरकारी नौकरियों पर निर्भर है, जो कि हाल के दिनों में अनियमितताओं से ग्रसित रही है। इसीलिए नौकरियां राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, जो कि चुनाव से पहले गूंज रहा है। वहीं पर डोमिसाइल आरक्षण की मांग करने वाले का तर्क है कि राज्य के बाहर से आए उम्मीदवार बिहार के युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनका नारा वोट दे बिहारी नौकरी ले बाहरी यह तेजी से जोर पकड़ रहा है। वहीं पर डोमिसाइल आरक्षण के अंतर्गत किसी विशेष राज्य की सरकार अपने निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों का या फिर शैक्षणिक सीटों का एक हिस्सा या आरक्षित करती है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता या फिर प्रतिस्पर्धा नौकरी बाजारों में स्थानीय हितों की रक्षा करना होता है। दोस्तों, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की एक साथ वाली फोटो सामने आई है, जिसमें सोनम और राज बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जहां अब तक राज के दोस्त और जानने वाले ये दावा कर रहे थे कि सोनम को राज दीदी कहता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये तस्वीर हत्या से पहले की है और संभवित इंदौर में ही किसी जगह की ली गई है। आपको बता दें कि मेघालय पुलिस और फिर इंदौर क्राइम ब्रांच की संयुक्त जांच में सामने आया है कि हत्या से कुछ दिन पहले सोनम और फिर राज ने इंदौर में एक किराए के फ्लैट में साथ समय बिताया था। जब मेघालय पुलिस ने इस केस की जांच के दौरान एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और फिर उनके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना करवाया। इस आमने सामने की कार्रवाई में पुलिस के पास मौजूद ठोस सबूतों और फिर सवालों के दबाव में सोनम और हत्यारों से वारदात के बाद मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज दिखाया। इसके अलावा मौके से मिली सोनम की शर्ट की फोटो भी दिखाई गई। इसके बाद एसआईटी के सामने सोनम रघुवंशी ने कबूल किया है कि उसने ही इनकी हत्या करवाई है। दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर से उबाल पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए को मजबूत करने को लेकर के रैलियां कर रहे हैं, रोड शो और फिर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उनके हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के बगावती तेवर एनडीए में खलबली मचा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के बयान दिया है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बयान एनडीए के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने बयानों से साफ कर दिया है कि वे बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर के जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जिसके चलते जेडीयू की सीटें 70 से घट करके 43 रह गई थी। जी हाँ, इस बार भी उनकी ताज़ा बयान को एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे बिहार बुला रहा है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान की ये रणनीति एनडीए में 30 से 40 सीटें हासिल करने की मोल भाव की कोशिश हो सकती है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए को एकजुट रखने और चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां हाल ही में उन्होंने पटना में रोड शो किया और फिर बिहार के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं पर पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को सामाजिक मीडिया पर सक्रिय रहने और फिर बूथ स्तरीय संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद को खत्म करना होगा। लेकिन चिराग पासवान के बयान ने नीतीश कुमार की जेडीयू और फिर बीजेपी के बीच तनाव को फिर से उजागर कर दिया है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच पुराना टकराव किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ तीखे हमले किए थे, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को पलटूराम तक कह डाला था, इस बार भी चिराग पासवान के बयानों से जेडीयू असहज है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहती है, ताकि बिहार में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो। हालांकि चिराग पासवान ने हमेशा पीएम मोदी के प्रति अपनी निष्ठा जताई है और फिर खुद को उनका हनुमान भी बताया है। दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन को मनाने के लिए राजद नेताओं के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम किए गए। इसी क्रम में सिवान में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर ब्लंडर हो गया। यहां पर राजद विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने जीवित लालू की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ा करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया। यह कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जिंदा लोगों की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाया जाता है। जब तस्वीरें सामने आने के बाद जिले के सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है।
वहीं पर अवध बिहारी चौधरी ने फेसबुक पर तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा कि उन्होंने लिखा कि गरीब का बेटा गांव की मिट्टी से उठा वो नेता जो संसद तक पहुंचा लेकिन कभी जमीन नहीं छोड़ी। लालू यादव सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। उन्होंने राजनीति को भाषणों से नहीं, अपने संघर्षों से जिंदा किया है।